हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 7 जहाँ चाह वहाँ राह देखेंगे। इसकी लेखिका है अनुराधा मोहिनी। ये पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट हो तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से बच्चों को इनका फ़ायदा मिल सके। अब हम देखेंगे ये लेसन। इसकी जो लेखिका है अनुराधा मोहिनी, उनका जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर में हुआ और अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है। अनुवाद मतलब किसी भी भाषा की जो कहानी है उसे अपनी हिंदी भाषा में उसे अनुवाद करना, इस तरह से यह फॉर एग्ज़ाम्पल है, यानी अनुवाद करना, ट्रांसलेट करने के काम में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। आपने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है और बहुत सारे पुस्तकों में उन्होंने संपादक की भूमिका भी निभाई है। इस कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। यानी कवि लेखिका ने समझाया है कि अगर कोई काम हमें असंभव लगता है और उस काम को करने के लिए यदि हम संकल्प कर लें कि नहीं, मैं इस काम को अच्छी तरह से करूँगा, तो वह काम होता ही है, अच्छी तरह से होता है। तो अब हम यह कहानी यहाँ पर शुरू करेंगे। ये संबा गाँव के पाठशाला की घंटी बजी। अब ये किसी पाठशाला के बारे में बताया है। गांव कौन सा है? ये संबा गांव, वहाँ की पाठशाला है। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। धुआंधार बरसात हो रही थी मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जो प्रार्थना का जो मैदान था वहाँ पर प्रार्थना यानी प्रेयर ना होकर के अपने अपने क्लासेस में यानी कक्षा में हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। अब नेचुरली जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो क्या होता है, स्कूल में उपस्थिति कम रहती है। उसी तरह यहाँ भी था, कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी आए हुए थे। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। अब टीचर जो हैं, गुरुजी जो हैं, वो विद्यार्थियों से पूछते हैं कि आज इतने कम बच्चे क्यों आए हुए हैं? वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। सबने क्या कहा कि वही नाला। अब ये नाला क्या है ये अब हम देखेंगे। ये संबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। अब ये संबा गांव में ना एक बड़ा सा नाला था, गांव के बीचों बीच। एक तरफ तो बस्ती यानी लोग रहते थे और दूसरी ओर खेत और पाठशाला थी। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। अब जब बरसात बहुत होती तो ये नाला एकदम भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते। अब वहाँ पर क्या था, बड़े बुजुर्ग जो रहते थे वो किसी तरह अपने खेत में चले जाते थे गाय बैलों को लेकर। देखिए यहाँ पर हमें चित्र में दिखाया गया है ना, एक नाला है बड़ा सा गांव के बीचों बीच। इस तरफ बच्चे हैं, वो देख रहे हैं इतना भरा हुआ नाला है, और उस तरफ पाठशाला है, किस तरह वो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर परिस्थिति थी। खेतों में जो बुजुर्ग थे वो तो चले जाते थे, लेकिन जो बच्चे थे उनके लिए इतना बड़ा नाला लांघना मतलब उससे पार करके जाना संभव नहीं था। जब जब ज़ोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। जब भी ज़ोर ज़ोर से बारिश होती थी तो विद्यार्थी क्या करते थे, बहुत कम स्कूल में जा पाते थे। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो कई बार एक एक सप्ताह भी हो जाता था जब बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते थे। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। अब जब भी बहुत बारिश होती तो बच्चे यही बात करते कि बहुत ज़्यादा बारिश, जिससे नाले का भरना और उसी की वजह से जो पाठशाला में छुट्टी, इस तरह की कहानियाँ वहाँ पर सभी कहा करते थे। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। अब जब बच्चे विद्यालय ही नहीं जा पाते थे तो क्या होता था कि पढ़ाई पर उनकी असर होता था, जिससे परीक्षा में उनके नंबर भी अच्छे नहीं आते थे।
अच्छी श्रेणी नहीं ला पाते थे, मतलब कोई रैंक ही नहीं ला पाते थे। वो सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। लेकिन अभी इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि यह सब असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संभा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। अब जब स्कूल में बच्चे जा ही नहीं पा रहे थे, तो जब बारिश रुकी तो सारे बच्चे कहाँ इकट्ठा हो गए, एक बरगद के पेड़ के नीचे। चौपाल में मतलब गांव में ना बीचों बीच बहुत बड़ी सी जगह होती है, खुली जगह, और वहाँ पर एक का बड़ा सा पेड़ होता है जहाँ पर चबूतरा बना हुआ होता है, उससे क्या कहते हैं, चौपाल कहते हैं। तो वहाँ पर सब बच्चे बैठ गए। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? अभी तुषार नाम का एक बच्चा है, वो क्या बोल रहा है, इस बरगद के पेड़ में भूत है और यहाँ पर तुम क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। अब उसमें जूही जो थी वो कहने लगी, ये सब भूत वूत कुछ नहीं होता है। क्या किसी ने भूत देखा है क्या, जो तुम इस तरह से बातें कर रहे हो? मनगढ़ंत यानी मन से, अपने मन से कुछ भी बातें करना। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। अब उज्ज्वला कहती है कि आज भी मैं स्कूल नहीं जा पाई, विद्यालय नहीं जा पाई, और आज भी मेरी अनुपस्थिति मतलब एब्सेंटी लग गई। क्या करूं अभी मैं? और आज 14 दिन की मेरी एब्सेंटी हो गई है। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। अब शुभम बोलता है, तुम्हारी तो अनुपस्थिति 14 लगी है, लेकिन मेरी तो उपस्थिति ही 14 होगी, मतलब मेरी तो प्रेजेंट ही 14 होगी, है ना? लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। अब विषय बड़ा गंभीर था। आशीष एकदम गंभीर होते हुए बोला, ये ऐसा कब तक चलेगा कि बारिश हो रही है, हम पाठशाला नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा कितने वर्षों तक चलेगा, कब तक चलेगा? ऐसे हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हाथ पे हाथ धर के बैठना मतलब हम ऐसे ही कोई भी परिस्थिति को देख नहीं सकते, है ना, बैठे बैठे। तो हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। तुषार बोला, अब हम क्या करें, हम तो बच्चे हैं ना। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अब जब तुषार ने बात छेड़ी दी कि हम बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, बस इसी को सभी हंसी मजाक बनाने लगे और सारे बच्चे तालियां बजा के हंसने लगे। अब हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। अब दामिनी नाम की एक लड़की है जो वो बोलती है कि इस तरह हंसो मत, और हम भी कुछ कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। यह जो बोलना है वो ठीक नहीं है। हर समस्या का निदान संभव है। कोई भी अगर समस्या है तो उसका निदान भी है, उसका निदान मतलब सॉल्यूशन भी है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। अब दामिनी कहती है कि हर समस्या का समाधान संभव है, इसलिए अगर हम सब मिलकर सोचेंगे तो हमें इस समस्या का भी रास्ता मिल जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। अब दामिनी ने सबको हौसला दिया कि देखो, अगर हम कोशिश करेंगे तो हम कभी नहीं हार पाएंगे। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और उस स्वर में उत्साह था। अब आशीष एकाएक बोल पड़ा कि मुझे तो हल मिल गया है, मुझे तो जवाब मिल गया है कि हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। कैसे? सबने एक साथ पूछा। अब सब पूछने लगे, भाई कैसे? हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांप कर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। अब आशीष ने कहा कि हम नाले पर पुल बनाएंगे। अब पुल का नाम सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के लिए पुल बनाना बहुत असंभव था।
विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो अब उसने कितना अच्छा रास्ता बताया कि हमने विज्ञान में तो हमने हमेशा देखा है कि पुल किस तरह बनाए जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में जब हम जाते हैं तो वहाँ भी हम पुल देखते हैं, और अंतर्जाल की सहायता से मतलब इंटरनेट की सहायता से भी हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। अब ज़्यादा चौड़ा वो नाला नहीं था, इसलिए आशीष कहता है कि हमें सिर्फ 10 फीट का पुल ही बनाना पड़ेगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। अब पुल बनाने का जो विचार था ना, सब दूर फैल गया कि अब हम पुल बनाएंगे, और इस तरह से बड़े बड़े व्यक्तियों तक ये बात फैल गई और सब ने इस बात की प्रशंसा की। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। अब विद्यार्थियों ने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए और अपने इस प्रकल्प मतलब प्रोजेक्ट के में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, हर एक बारीकी का उन्होंने अपना अपना नियोजन करना, काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब उन्होंने क्या किया, हर बच्चा 20-20 रुपये जमा कर रहा था। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। अब जब पाठशाला के शिक्षक और गांव के सरपंच गांव के लोगों को मालूम पड़ा तो सभी लोग मदद करने के लिए आगे आए। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी और सब ने मिलकर पैसे जमा कर लिए। क्या, पुल के लिए सामान लाने के लिए। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। बुजुर्गों का अनुभव मतलब बुजुर्ग लोगों को अनुभव था कि ये पानी कितना गहरा है, कितना ऊंचाई तक पुल बनाना चाहिए। युवाओं की शक्ति मतलब युवाओं ने भी जो भी साधन सामग्री लगने वाली थी उसमें, और विद्यार्थियों ने भी अपने उत्साह से उस काम में अपना सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। संगठित प्रयासों से मतलब सबके मिलजुल कर काम करने के प्रयासों से काम को आकार मिलने लगा, मतलब काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आईं, बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। अभी जो जो सामान लग रहा था वो आना शुरू हो गया। सीमेंट के पाइप, पत्थर, ईंटें, मिट्टी, सभी कुछ। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। अब गांव के एक बुजुर्ग थे छगन बाबा, उन्होंने क्या दिया, रेत दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति और एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अब स्वप्न पूर्ति की और कदम बढ़ाना मतलब उन्होंने स्वप्न देखा कि हम पुल बनाएंगे। स्वप्न मतलब उन्होंने विचार किया और उस विचार को साकार करने का काम अब ये लोग करने लगे। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। अब क्या हुआ, 15 दिनों में ही सभी ग्रामीणों यानी गांव वालों ने और विद्यार्थियों ने सामूहिक श्रमदान किया, मतलब वहाँ पर जाकर काम किया, इसलिए गांव का पुल तैयार हो गया। पूरे गांव के लिए एक अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था, और इस पूरे काम के बीच में सभी में एकता बढ़ी, संगठन की शक्ति बढ़ी, और सभी ने श्रमदान मतलब काम करने से काम आगे बढ़ता है इस बात को सीखा। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। अब जब पुल बनकर तैयार हो गया, बारिश तो चालू ही थी, तो सभी बच्चे अब आराम से खुशी खुशी स्कूल जा रहे थे। कहाँ से, पुल पर से। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। ये बात सच है कि विद्यार्थियों ने राह ढूंढी और उन्हें अपने काम के लिए जब उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से आगे बढ़ना चाहा तो उन्हें उस चाह के लिए नई राह भी मिली। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। जूही ने क्या किया, पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया, है ना, और उसको फिर क्या करा, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा निरीक्षक जो थे, जो पढ़ाने जो भी इंस्पेक्टर थे किसके, जो पढ़ाई के लिए, तो उनके सामने, निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर, तो किस बारे में, शिक्षा के बारे में।
पढ़ाई के बारे में। तो उनके सामने यह जो भी वृत्तांत था वह प्रस्तुत